नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के राष्ट्रपति चुनाव में पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं द्रौपदी मुर्मू का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सामान्य स्थिति में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से अपने जीवन की शुरुआत की। आज उन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से लोकतंत्र में लोगों की आस्था और मजबूत हुई है। मैं द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, समस्त केंद्रीय नेतृत्व को, एनडीए के सभी नेताओं को, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति बहुल क्षेत्र से, आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस गौरव को प्रदान कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए और उन सभी जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सबको आगे लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहाँ मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन आयोग को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पलायन समाधान आयोग बने, इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आयोग की बैठक लेते हुए सीएम ने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा प्रत्येक ग्राम सभा में एक व्यक्ति नियुक्त हो जो वहां की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्पर हो। राज्य सरकार हर हाल में राज्य में पलायन रोकने और गांव में ही रोजगार व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पलायन आयोग ने बहुत सारे विषयों पर काम किया है, कैसे स्वावलंबन, स्वरोजगार, इन सब विषयों पर उनका एक पिछले 5 सालों में जो भी कालखंडों में उन्होंने अलग अलग पुस्तिकाएं भी उसकी बनाई हैं, प्रगति रिपोर्ट बनाई है। और अभी हमने उनसे अपेक्षा करी है कि पलायन आयोग और सरकार मिलकर, हमारा ग्रामीण विकास विभाग मिलकर और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री आनंद वर्धन जी और उनके साथ पलायन आयोग के सदस्य मिलकर एक कमेटी हमने आज गठित करने का उनको कहा है कि मिलकर एक गठित करें और उन पर जो भी सुझाव हैं और 2025 के लिए हम कैसे पलायन रोक सकते हैं, 1-2 बिंदुओं पर, और एक ग्राम एक सेवक, इस अवधारणा को लागू करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए मिलकर जो है संयुक्त उपक्रम में हम लोग काम करेंगे। सरकार और पलायन आयोग दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे कि पलायन की जो हमारी समस्या है उसको दीर्घकालिक रूप से उसको समूल उसका निस्तारण किया जाए। और पलायन आयोग पलायन निवारण आयोग, ऐसा हमने कहा है कि उसका नाम हो पलायन निवारण आयोग। पलायन की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए जो आज काफ़ी सारे बिंदुओं पर उनके सुझाव भी आए हैं, हम लोगों ने एक गहन चिंतन यहाँ पर किया है। उन सब उत्तराखंड के काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हाइट्स में भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर पहुंचे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल और मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और मौके पर पहुंचकर सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग लिया। बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाई गई। उत्तराखंड के जसपुर में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर हुए चुनाव में भारी मतों से विजयी होने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर है। और वहीं झंडा चौक पर भाजपाइयों ने जोरदार नारेबाजी कर खुशी का इजहार करते हुए मिष्ठान वितरित किया गया। वहीं मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाकर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के विजय होने का जश्न मनाया गया। भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया है।
का चुनाव आज हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर आदिवासी लोगों को आगे नहीं लाया जाता था किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में, हालांकि उनका अपना एक अधिकार है। हर एनडीए सरकार ने ये कोशिश की कि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी पहचान समाज में बड़ी मुश्किल से होती है, ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जाए और शीर्षस्थ स्थान पर उनको बैठाया जाए। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी ये सपना था कि सही मायने में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब एक बिल्कुल आखिरी छोर का व्यक्ति भारत के उच्च स्थान पर पहुंचेगा। आज वो मैं समझता हूँ कि उनका जो सपना भारत में उन्होंने जो संविधान लिखा था उनका एक सपना था। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में अल्मोड़ा में आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और ईडी का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब जब किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठाता है तो सरकार उसे दबाने के लिए ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जबरन कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न करती है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस तानाशाही के आगे वह नहीं झुकेंगी, कांग्रेस खुलकर इसका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार जानबूझ करके देहरादून के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने राजधानी देहरादून की कमान संभाली। वहीं राजधानी देहरादून में बढ़ते हुए नशे के मामलों जैसे मुद्दे पर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर की क्या कुछ है खास रणनीतियां और प्राथमिकताएं, ऐसे तमाम मुद्दों पर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। इस वक्त एएनबी न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर जी, उनसे बात करते हैं। सर, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? तमाम जो चीज़ें देखी जाती हैं, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम कब्जे होते हैं, उन कब्जाधारियों पर किस तरह का एक्शन? ऐसा है कि मैंने 4 एरिया कोर एरिया डिसाइड किया जिस पर कि मेरी प्राथमिकता के तौर पर हम लोग काम करेंगे। एक तो ट्रैफिक है, दूसरा आपका ड्रग्स है, तीसरा जो जन शिकायत आते हैं उनका टाइम बाउंड निस्तारण, और चौथा है आपका प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिस्प्यूट्स हैं उनका निस्तारण, उसमें प्रभावी कार्रवाई। जहाँ तक आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसमें डीएम साहब से मेरी बात हुई है। तो हम तो एक तो डीएम के लेवल पर जो है उन्होंने प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण करने का उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है। उसमें उनके लोग रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे। दूसरा, एक हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया है कि एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी में तहसील लेवल पर जो है एसडीएम साहिबान रहेंगे, हमारे सीओ साहिबान रहेंगे, थाना प्रभारी रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे, उनके पटवारी रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी उसका जो लीगल पक्ष है उस पक्ष को जानने के लिए, उसको तहकीकात करने के लिए एक कमेटी काम करेगी। और जो भी शिकायत आता है, अगर एक बार उसको एग्जामिन हमने कर लिया, उसके बाद उसमें जो भी फर्दर उसमें लीगल कार्रवाई होनी है तदनुसार उसमें कार्रवाई होगी। मैंने बता दिया सभी को कि सभी जन सामान्य से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि कृपा करके किसी बिचौलिए को ले करके थाना चौकी बने जाएं। थाना चौकी सीओ साहबान के पास, हमारे एसपी साहबान हैं यहाँ 2, मैं यहाँ बैठा हूँ मुख्यालय में। आप अपने से अकेले आइए, आपकी शिकायत की हम सुनवाई करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। बिचौलिया जो आते हैं वो गलतफहमी पैदा करते हैं और उसके अपने निहित स्वार्थ के दृष्टिगत भी वो मामले को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिस चीज़ की शिकायत हो आप बेहिचक बिल्कुल निसंकोच पुलिस के पास आइए और आपके जो भी शिकायत आती है उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें मैंने ये डिसाइड किया है, जो भी शिकायत पुलिस के पास आएगी, शिकायत प्राप्ति के बाद विदिन हाफ एन आवर, मैक्सिमम जो है आधा घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुंचेगी
तहकीकात करेगी और उसके बाद जो भी फैक्ट्स होंगे उस हिसाब से उसमें फर्दर कार्रवाई करेगी। नशा मेरा दूसरा, पहला प्रायोरिटी जैसे मैंने कहा ट्रैफिक तो है ही है, दूसरा नशा का है। नशा पर हम लोग एक तो जितने नशा करने वाले उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बुला करके काउंसलिंग करेंगे। दूसरा जो है लेवल है शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी, शैक्षणिक संस्थानों को भी भागीदारी करा करके उनका भी सहयोग लेंगे कि भाई आपके जो कॉलेज स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग्स के दायरे में हैं, उनके माध्यम से भी काउंसलिंग की जाएगी और उनके माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई करेंगे वह कौन कौन लड़के जो हैं ड्रग एडिक्ट करने वाले हैं, एडिक्टर हैं। तीसरा पुलिस है, चौथा हमारे एनजीओज। ये चार लेवल पर, कंपोनेंट के लेवल पर जो है कार्रवाई की जाएगी इसमें। और इसमें उनको मेडिकल एड देने से लेकर के, उनकी काउंसलिंग करने से लेकर के, जो बिल्कुल लाइलाज हैं, बिल्कुल सुधरने की संभावना नहीं है, तो उनके खिलाफ फिर फर्दर कार्रवाई होगी। कांवड़िए और गंगा का अनोखा रिश्ता है। कांवड़ और कांवड़िया मां गंगा के बिना अधूरे हैं। यही कारण है कि हरिद्वार आने वाला हर कांवड़िया गंगा स्नान जरूर करता है। वहीं इस दौरान कई बार लापरवाही से किया गया स्नान कांवड़ियों पर भारी पड़ जाता है। वहीं आज नदी में तेज बहाव के चलते 7 कांवड़िए बह गए, जिनको सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में बचाया गया। आपको बता दें कि गंगा में डूबकर किसी भी कांवड़िए की मौत न हो, इसको लेकर पुलिस महकमे में हरिद्वार में जल पुलिस की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस के तैनात होने के कारण ही बीते एक सप्ताह में 25 से ज्यादा डूबते कांवड़ियों को बचाया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में इस वक्त कांवड़ यात्रा चल रही है और वहीं अब कांवड़ यात्रा का पीक टाइम भी शुरू हो चुका है और कांवड़ यात्रा में अधिक संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पिछले 7 दिनों में 70 लाख कांवड़िए हरिद्वार से जा चुके हैं और वहीं अनुमान है कि आने वाले 6 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। देखिए, हम आज से कांवड़ का पीक मान रहे हैं। 6 दिन, आखिरी के 6 दिन हैं, 7 दिन हो चुके हैं और पिछले 7 दिन में लगभग 70 लाख कांवड़िए हरिद्वार में और आसपास के एरियाज में जा चुके हैं। ठीक है, नीलकंठ वगैरह का फिगर 15 लाख के आसपास है और हरिद्वार का कुल फिगर 70 लाख है। तो हमारा अनुमान है आने वाले 6 दिन में भी 2 करोड़ के करीब कांवड़िया और आएगा, हो सकता है ज़्यादा भी है। तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी तैयारी एकदम बेस्ट पॉसिबल है। हमने केंद्र से भी 4 कंपनियां अतिरिक्त मांगी थी, वो भी हमें मिल चुकी हैं और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। हम यहीं से आप देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। लगातार मैं टच में भी रहता हूँ फील्ड ऑफिसर्स के और अभी तक कांवड़ मेला जो है पूरी। भारत सरकार के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के भूतपूर्व अपर निदेशक अशोक कुमार भट्ट को भारत सरकार के खान मंत्रालय ने साल 2019 के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें यह पुरस्कार आर्थिक एवं सामरिक महत्व के खनिजों की खोज एवं अन्वेषण के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल निवासी अशोक कुमार भट्ट ने विज्ञान स्नातक एवं भूविज्ञान में स्नातकोत्तर पढ़ाई आपको बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला कैंपस कॉलेज से की थी। लगभग 4 दशकों तक भारत के कई क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के अन्वेषण एवं अनुसंधान में अशोक भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग ने साल 2013 में हिंदी से भी सम्मान भी दिया था। मैं भारत सरकार के परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय में अपर निदेशक के पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लगभग 40 वर्षों का मेरा अनुभव परमाणु खनिजों की खोज, अनुसंधान एवं इनकी विकास में जो है, विकास के कार्य में मेरा योगदान रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मैंने चाहे आप राजस्थान कहिए, झारखंड कहिए,
कर्नाटका कहिए, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स कहिए, सभी जगह भूगर्भीय गतिविधियों में और परमाणु खनिजों की खोज के लिए हम लोग कार्य करते रहे। और ये जो मुझे अभी पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार ये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 से मुझे सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार मुझे मेरी टीम को राजस्थान में हम लोगों ने एक यूरेनियम का भंडार स्थापित किया है, जो कि आने वाले समय में ये कि नॉर्थ इंडिया में पहला यूरेनियम का यहाँ पे माइन खुलने वाली है। इससे पहले कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में और झारखंड में ये यूरेनियम की खानें हैं। तो उत्तर भारत में ये पहली खान है जो कि अब खुलने जा रही है, और इससे कई लोगों को आगे रोज़गार मिलेगा और भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के लिए एक इससे बहुत बल मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में यूरेनियम के साथ साथ और भी जो है बहुधात्विक खनिजों की उपस्थिति का। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में खबरें और भी हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरों का। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में थारू जनजाति समाज के लोगों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय सिंह राउत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कोतवाली प्रभारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल थारू समाज के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रोफेसर थारू समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि जिससे थारू समाज काफी आहत और दुखी है। समुदाय के लोग मेरे पास आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये डॉक्टर अजय रावत उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उसमें कुछ थारू जनजाति के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे शोभित दुखी होकर ये लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हम उचित माध्यम से वहाँ पहुँचाएंगे। अजय रावत जी ने जो हमारे समाज के लिए जो लिखा है, इससे पूरे समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम पूरा समाज इनकी निंदा करते हैं। और हम तो ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई किसी वर्ग के लिए ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे उनके समाज को ठेस पहुँचे। और हम तो चाहते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो। हम लोग सबसे पहले तो उस पुस्तक से ये जो गलत टिप्पणी है ये हटाई जाए। उनके बाद जो भी प्रशासन जो उन्होंने गलतियाँ की है उस समाज के आगे या तो अपना माफी या जो भी इस तरह से वो करें, ये हमारी मांगे हैं बहुत सारी। अब हम आंदोलन करेंगे, इससे और उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल इसमें ये बैन हो कि किसी समाज के इस तरह की अवैध टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 183 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 117 मरीज ठीक हुए हैं। गुरुवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में फिलहाल 808 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा भी जारी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह दी है। साथ ही और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, कोरोना के संबंध में शासन के गाइडलाइंस जो हैं पहले से निर्धारित, वो अभी भी लागू हैं और इस पे मोस्टली हमारा मास्क, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि के संबंध में अंकित है और इसका पालन हम कड़ाई से सुनिश्चित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस नए केसेस आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, उन पे भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में नंबर ऑफ़ केसेस को देखते हुए फिर बाद में डिसीजन लिया जाएगा कि इसको और सख्त अगर करना हो तो वो भी किया जाएगा। और जहाँ तक डेंगू का मामला है, डेंगू भी एक सोर्स ऑफ कंसर्न है कि हर 3 साल में डेंगू का जो प्रिवलेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और ये वही साल है जिसमें संभावत डेंगू के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो संबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग टच में हैं और जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पानी स्टैग्नेट होता है, वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे छिड़काव इत्यादि की कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जारी हैं और संबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के जो नगर पालिकाएँ हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में
फाइनिंग इत्यादि की भी कार्रवाई अमल में। उत्तराखंड में विकास नगर स्थित एक स्कूल प्रबंधन ने जल्दी छुट्टी किए जाने के आदेश के बाद उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया। वहीं जब कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया और एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन कमेटी के साथ मामले की जानकारी ली, वहीं फिर स्कूल प्रबंधन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और स्कूल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि स्कूल के कार्यों और कई परिस्थितियों को देखते हुए आधा घंटा पहले छुट्टी के आदेश दिए गए थे। जब 12:30 बजे छुट्टी है, हमारे 1 बजे तक छुट्टी होती है। आधा घंटा पहले इसी वजह से किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या है? स्कूल का अपना होता है। जैसे टीचर्स पूरे हफ्ता यहाँ पे लगे रहते हैं और लगे रहने के बाद जब कुछ काम करना हो, बैंक का काम करना हो, ऑफिशियल्स का काम करना हो, वो सैटरडे कभी बैंक बंद रहती है, कभी खुली रहती है, तो उनको जो ऑफिशियल्स काम है वो नहीं कर पाते। तो बाज़ार में जाना होता है, बाज़ार भी बंद रहता है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग एट द बैक ऑफ द माइंड, हमने ये कहा कि भाई हाफ एन आवर पहले हम छुट्टी दे दें। देयर इज़ नो ब्राइट एंजल स्कूल को लेके एक सोशल मीडिया पे और अन्य जो पेरेंट्स का कुछ हमारे पास मैसेज आया था कि 12:30 बजे शुक्रवार को 12:30 बजे तक ही स्कूल चलेगा और उसके बाद स्कूल बंद हो जाएगा। अन्य दिन जो स्कूल की छुट्टी होती है वो 1 बजे होती है। तो इसे लेके लोगों के मन में कोई भ्रांतियाँ थी, तो उसी को लेके अभी हमने जो स्कूल प्रबंधन था उसको तलब किया था। तो उनके द्वारा ये क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि जो भी हमारे स्कूल की टाइमिंग है 1 बजे जो छुट्टी होती थी वो एज इट इज़ रहेगी और उनका कोई ऐसा आशय नहीं था कि इस दिन स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए छुट्टी की जाए और अगर इस बात से किसी को चोट पहुंची है तो वो क्षमा प्रार्थी है। इस तरीके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत बनी हुई है। स्कूली बच्चे गंदे नाले को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज से 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के चारों तरफ नाले के उफान के कारण बच्चे स्कूल में फंस गए हैं, जिसके बाद विद्यालय प्रबंधक ने बच्चों को बारिश रुकने के बाद जाने के निर्देश दिए। अतिवृष्टि के कारण सभी छात्र छात्राओं को हमने लगभग 1 घंटा रोक के रखा। उनके बैग भी विद्यालय में रखवाए ताकि वो सकुशल, जब बारिश हल्की हुई तो उनको विद्यालय से छुट्टी की गई ताकि वो सकुशल। उत्तराखंड के कुमाऊं में पहाड़ से लेकर तराई तक हल्की बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर कोहरे और फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। बारिश धीमी होने के कारण भूस्खलन या सड़क पर मलबा आने की स्थिति भी नहीं है। फिलहाल जिले में किसी नुकसान की सूचना नहीं है। पिछले दिनों की उमस से काफ़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि नैनीताल में भी बारिश से झील के ऊपर कोहरा बना हुआ है। आपको बता दें कि बारिश से झील के ऊपर कोहर बना हुआ है। वीकेंड पर पर्यटन व्यापारियों ने अच्छा बिजनेस होने की संभावना भी जताई है। तो आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के कुमाऊं से है। जहां पहाड़ से लेकर तराई तक हल्की बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर कोहरे और फुहारों ने मौसम को खुशगवार बना दिया। आपको बता दें कि बारिश धीमी होने के कारण भूस्खलन या सड़क पर मलबा जमा होने की भी कोई चिंता नहीं है। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के हेलांग में महिला घसियारी के साथ हुई बदसलूकी का मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में भी यूकेडी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर विरोध जताते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूकेडी नेताओं का कहना है कि यह राज्य महिलाओं ने बनाया है और अपना मूलभूत अधिकार लेने के लिए भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लिहाजा महिला घसियारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गांव की घटना है डिस्ट्रिक्ट चमोली की। वो महिलाएं कोई बाहर की नहीं है, वो वहीं गांव की महिलाएं हैं और वो वहाँ से चारागाह किसी का नहीं है, वो सरकार की भूमि है। वहाँ पर वो कोई किसी कंपनी का नहीं है। कंपनी तो जैसे चलाती है टीएसडी जो कंपनी है, उन्होंने वहाँ पर बोली है डंपिंग जोन बनाया है। अरे डंपिंग जोन आप कैसे बना दोगे? नीचे नदी है, वहाँ पर खेल का मैदान कैसे बना दोगे? खाली है गुमराह करने की वाली बातें हो रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन महिलाओं के साथ
उन्होंने बदतमीजी की है, वो चाहे वो केंद्र की पुलिस रही हो, चाहे वो राज्य की पुलिस रही हो, उन महिलाओं के साथ जो थाने में उनको 6 घंटे तक बिठाया गया, उनके साथ 1000 रुपये का जो चालान काटा गया, जिन अधिकारियों के कहने पे उन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, वो उनके साथ सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा उत्तराखंड का अंदर पूरे राज्य स्तर पर बहुत उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।